कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को जानने के लिए मान लीजिए हमने फिर से उसी चार्ज के सिस्टम को कंसीडर कर लिया। एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है। अब जब इस हम चार्ज के सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं तो कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम वेक्टर सिंबल के साथ यूज करेंगे। और आप यह जान रहे हैं फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहा है वो होगा आपका वेक्टर F। अगर दोनों जगह हम वेक्टर F लगा दें तो क्या यह सही होगा? यह सही नहीं होगा। दोनों जगह हम वेक्टर F का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? आप तो ये कहेंगे कि दोनों के बीच में सेम फोर्स लग रहा है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। आपने ही तो अभी बताया था कि जितना फोर्स Q1 लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 भी लगाएगा। फोर्स तो दोनों सेम लग रहा है, तो फिर हम क्यों दोनों जगह वेक्टर F नहीं लिख सकते? आप यहाँ बात कर रहे हैं वेक्टर में। अब वेक्टर में हमें डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ता है। वेक्टर आया तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, पर क्या डायरेक्शन सेम है? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब अगर राइट डायरेक्शन में है तो दूसरा जो F होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में है। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण हम दोनों जगह वेक्टर F ही यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम यूज क्या करेंगे? एक को मान लीजिए अगर हम वेक्टर F रख रहे हैं तो दूसरे को हम F डैश कर देंगे। अब जरूरी है कि हम F डैश ही करें? F1 भी कर सकते हैं, F2 भी कर सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जरूरी था कि हम F डैश यूज करें। मान लीजिए ठीक है, आपने कहा कि डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए हम सेम सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं, तो एक को वेक्टर F कर दिया, एक को वेक्टर F डैश कर दिया। हम वेक्टर F डैश ही क्यों करें? हम F1 भी कर सकते हैं, F की जगह कुछ और भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि आखिर हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे। तो हम बात करते हैं कि हम जो सिंबल यूज करते हैं वो हम पूरे स्टैंडर्ड सिंबल को यूज करेंगे। वो स्टैंडर्ड सिंबल होगा क्या? तो जैसे कि हमारे पास जो चार्ज का सिस्टम है उसके लिए हम यूज करेंगे वेक्टर F21 या फिर वेक्टर F12। अब ये F21 और F12 है क्या? तो यहाँ पे जो चार्ज का सिस्टम कंसीडर किया गया वो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 के कंडीशन में कंसीडर किया गया। ग्रेटर देन 0 यानी कि दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा यानी कि 0 से ग्रेटर होने का सीधा सा मतलब है दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो उसी को लिखा गया लेट Q1 एंड Q2 बी टू रेस्ट पॉइंट चार्ज ऑफ सेम साइन दैट इज Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो F21 है इसे डिफाइन किया गया। F21 है क्या? F21 को हम पढ़ते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, जबकि F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब यहाँ पर यह सिंबल यूज करने से आपको फोर्स के बारे में तो पता चल रहा है, साथ ही साथ यह भी पता चल गया कि कौन सा चार्ज किस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर F21 का बात किए थे तो वहां पे कहा गया फोर्स ऑन चार्ज Q2, Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है। लगा कौन रहा है? चार्ज Q1। F12 में जो कहा गया कि फोर्स ऑन चार्ज Q1, Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, वह फोर्स लगा कौन रहा है? तो वह फोर्स लगा रहा है हमारा चार्ज Q2। इसको याद कैसे रखेंगे? याद करना एकदम सिंपल है। अगर आप Q2 के बारे में बात कर रहे हैं कि Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है तो ध्यान से देखिए F2 यूज किया गया है, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है उसी के सब स्क्रिप्ट को यूज किया गया है। अगर Q2 का इस्तेमाल किया गया तो F2 पहले लिखा गया फिर 1 लिखा गया। अगर Q1 का इस्तेमाल किया गया तो वहां पे F1 लिखा गया फिर 2 लिखा गया। यानी कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा आपको F के साथ पहले उसी चार्ज को यूज करना है। Q2 पे फोर्स लगा तो F2 पहले लिखेंगे, Q1 पे फोर्स लगा तो F1 पहले लिखेंगे। किसके कारण फोर्स लग रहा है उसे हम बाद में लिखेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में ये जो R है वो भी अब आपका R नहीं रह जाएगा, इसे हमें यूज करना होगा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? यह भी आपका क्लास 11 का ही टॉपिक है वेक्टर। इसीलिए कहा जाता है कि वेक्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका यूज आपको फिजिक्स में हर जगह पड़ता है। जैसे ही हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर का, तो पोजीशन वेक्टर के साथ साथ हमें रिक्वायरमेंट हो जाएगा यूनिट वेक्टर का भी। तो वही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि R जो है अब उसे हमें वेक्टर फॉर्म में यूज करने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके डायरेक्शन को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिट वेक्टर R12 और यूनिट वेक्टर R21। यहाँ पे यूनिट वेक्टर इसलिए लिया गया क्योंकि वो डायरेक्शन के फॉर्म में है। बाकी जो आपको लिखना है वो पोजीशन वेक्टर का यूज करके लिखना है। R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, वेयर एज R12 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। जनरली
कई बुक्स में आपको ये अपोजिट देखने को मिल जाएगा। जनरली कई बुक्स में इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है। जो यहाँ पे R12 का डायरेक्शन लिया गया है वो R21 का डायरेक्शन हो जाता है। तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि जिस डायरेक्शन में हमारा F12 एक्ट कर रहा है, यूनिट वेक्टर R12 का भी डायरेक्शन वही होगा, और जिस डायरेक्शन में F21 एक्ट कर रहा है R21 का भी डायरेक्शन वही होगा। तो इस तरीके से आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं। दोनों का जो सबस्क्रिप्ट यूज किया गया है 1 2 वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, या फिर 2 1 वो भी हमेशा सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। बाकी इसे आप क्या रीड करते हैं, कैसे रीड करते हैं, वो पूरा आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। R21 को क्या पढ़ते हैं, R12 को क्या पढ़ते हैं, F21 को क्या पढ़ते हैं, F12 को क्या पढ़ते हैं, वो पूरा का पूरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को हम किस तरीके से निकालेंगे। तो ये जो हमारे चार्ज का सिस्टम है, इस चार्ज के सिस्टम के लिए स्केलर फॉर्म से हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को पहले से ही जान रहे हैं कि जो हमारे पास इन चार्ज के सिस्टम पे जो फोर्स एक्ट करता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाइनल हो गया F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमें वेक्टर फॉर्म सॉल्व करना है, वेक्टर फॉर्म को निकालने के लिए एक बार में हम किसी एक को ही यूज करके निकाल सकते हैं। या तो आप F12 को इस्तेमाल करके काम करना शुरू कीजिए, या फिर F21 को इस्तेमाल करके काम करना शुरू कीजिए। दोनों का प्रोसेस सेम है, तो हम चूज कर लेते हैं F21 को। आप चाहे तो F12 से कर सकते हैं, आप किसी से भी स्टार्ट कीजिए, आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो हमने चूज कर लिया वेक्टर F21। कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर में दो ही चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। यहाँ पे जो F21 है यह फोर्स है, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आप ऑलरेडी स्केलर फॉर्म से जान चुके हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म में हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्शन का, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हम कूलम्ब्स लॉ की स्केलर फॉर्म से निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म को जानने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है डायरेक्शन ऑफ F21। इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए ही हमें यूज करना पड़ा था पोजीशन वेक्टर का। जनरली जो हम वेक्टर यूज करते हैं उसमें उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका एक डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका या तो आप उसे थोड़ा बोल्ड लेटर में लिख दें, या फिर डबल मॉड लगा दीजिए, यानी कि मैग्नीट्यूड का सिंबल यूज कर दीजिए। तो मॉड में R21 लिख दीजिए, या फिर उसको थोड़ा बोल्ड करके लिख दीजिए। दोनों जो है वो मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का तरीका होता है। तो हमारे सामने F21 को निकाल रहे थे, इसलिए पोजीशन वेक्टर R21 का यूज किया गया। R21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड R21 इंटू डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन के लिए यूज होता है, तो डायरेक्शन हो गया R21 का। F21 को निकालने के लिए हमें चाहिए क्या था, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था ही, हमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट था, और F21 का डायरेक्शन सेम है जो डायरेक्शन R21 का है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर R21। यूनिट वेक्टर मिलेगा कहाँ से, तो यूनिट वेक्टर को आप आसानी से उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। R21 इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। उसी यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दिया गया। यहाँ जो लिखा गया वो लिखा गया मैग्नीट्यूड ऑफ R21। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड मतलब उसका कितना बीच का वैल्यू होगा, दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस था उसका कितना वैल्यू होगा, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो जिसका मैग्नीट्यूड चाहे R21 का हम निकाले चाहे R12 का निकाले, ये कभी भी अपोजिट या फिर अलग नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कभी भी बदल नहीं सकता। जो डिस्टेंस आपने लिया था वही डिस्टेंस रहेगा, जो आपका R का वैल्यू था तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, भले डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाए। तो इसीलिए लिखा गया R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R12, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही रहेगा। जैसे ही हमें यह पता चल गया कि जब मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यहाँ पे जो R लिखा गया है, आप फॉर्मूले में देख रहे हैं कि R का स्क्वायर लिखा गया है, उस R को हम R मैग्नीट्यूड ऑफ R21 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर, और ऑलरेडी हमारे पास एक मैग्नीट्यूड ऑफ R21 है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल जो हमें वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला मिलेगा वो आएगा का फॉर्मूला मिलेगा वो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का क्यूब इनटू वेक्टर R21।
यहाँ से अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे निकाला गया है। अब आपको F12 के लिए फिर से कोई अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सिमिलरली F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 क्यूब इनटू वेक्टर R12। वहां पे F21 था तो पोजीशन वेक्टर में R21 यूज किया गया था। यहाँ पे वेक्टर F में 1 2 है तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के लिए भी बस आपको 1 2 ही यूज कर देना है और निकालने का पूरा प्रोसेस आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आप F12 से भी स्टार्ट करते हैं तो सेम प्रोसेस से ही आप इसको पा जाते हैं। तो सिमिलरली करके F21 आप लिख सकते थे। यहाँ पे कुछ वेक्टर के ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं कि वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर R21 या फिर वेक्टर R21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर R12। इसी को हम फोर्स के लिए भी लिख सकते हैं। वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21 और वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। ये था आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म तो आप समझ गए, पर ये कहा गया था कि वेक्टर फॉर्म है तो जाहिर सी बात है हम डायरेक्शन जानेंगे। डायरेक्शन में आपको पहले ही बताया जा चुका कि यहाँ जो हम डायरेक्शन का बात करेंगे वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का नहीं बल्कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। इस डायरेक्शन को हम जानेंगे। आपके सामने जो फॉर्मूला है बोला उस फॉर्मूले से डायरेक्शन कैसे पता चल रहा होगा, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा। आपके सामने जो फॉर्मूला है यह फॉर्मूला तो आपको यह जरूर बता रहा है कि दोनों जो चार्ज का सिस्टम लिया गया था वो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 के कंडीशन पे लिया गया था। यानी जब भी आपके सामने ये फॉर्मूला आएगा तो यह फॉर्मूला आप क्लियर कर देगा कि हमारे पास चार्ज का सिस्टम जो है वो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 के कंडीशन पे है। यानी दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ही एक्ट करेगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो उसके लिए वेक्टर F21 या फिर वेक्टर F12 हम इस फॉर्मूले से यूज करके निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास दोनों चार्ज जो लिए गए थे अगर दोनों चार्ज निगेटिव हो जाते तो क्या उनका डायरेक्शन चेंज होता? आपका जवाब होना चाहिए डायरेक्शन चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर दोनों चार्ज निगेटिव हो जाते हैं तो भी जब हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आपने स्केलर फॉर्म का भी यूज किया है और फॉर्मूला भी आपको कर रहा है Q1 इंटू Q2, माइनस का मल्टीप्लाई जैसे ही माइनस करेंगे तो फिर वो प्लस हो जाएगा। दोनों सेम नेचर के चार्ज है तो अभी भी फोर्स ऑफ रिपल्सन ही एक्ट करेगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 इसी पे वैलिड हो रहा है। चाहे आप माइनस Q1 माइनस Q2 लीजिए या फिर प्लस Q1 प्लस Q2 लीजिए, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 से हमेशा ग्रेटर होगा। दोनों ही कंडीशन पे फोर्स ऑफ रिपल्सन ही एक्ट करेगा। मान लीजिए हम अब काम क्या करते हैं कि ये जो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 था इस कंडीशन को चेंज करते हैं। एक चार्ज को हम निगेटिव कर दें, अगर एक चार्ज को निगेटिव करेंगे चाहे आप Q1 को कर दीजिए चाहे Q2 को कर दीजिए, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, क्योंकि जब एक निगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक वो 0 से छोटा हो जाएगा। अब काम क्या कर रहे हैं कि हम किसी भी एक चार्ज को निगेटिव कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि Q2 को हमने निगेटिव कर लिया। जैसे ही Q2 को निगेटिव करेंगे एक पॉजिटिव हो गया दूसरा निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे आपका एक्ट करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए F12 और F21 वो आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, आपको ये मालूम है। F12 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 और F21 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ये जो डायरेक्शन आपको मिला ये आपको डायरेक्शन मिला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। आपका जो ये फार्मूला है वेक्टर फॉर्म का वो भी फार्मूला इसी डायरेक्शन को बताएगा। कैसे बताएगा? तो जैसे ही आप उस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आप चाहे F12 के लिए काम कीजिए चाहे F21 के लिए काम कीजिए। मान लीजिए हम वेक्टर F12 ही ले लेते हैं तो यहाँ पे Q2 निगेटिव था तो उस निगेटिव के कारण हमारे पास आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 का Q इंटू वेक्टर R12। अब यह जो माइनस है किसी भी वेक्टर के पास जब माइनस जाता है तो आप यह जान रहे हैं अगर कोई वेक्टर माइनस है उस वेक्टर का डायरेक्शन अगर ईस्ट की तरफ है, जैसे उसको माइनस में करेंगे उसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब वेस्ट की तरफ हो जाएगा। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर उस वेक्टर के आगे हमने माइनस साइन यूज कर लिया तो तुरंत उसका डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। आपके सामने यह जो फॉर्मूला है उसी को इंडिकेट कर रहा है। F12 का डायरेक्शन पहले लेफ्ट साइड में था, जैसे ही वेक्टर R12 के आगे माइनस लगा ठीक उसका डायरेक्शन अपोजिट होके राइट साइड में हो गया। इस फॉर्मूले ने तुरंत आपको बता दिया कि जो डायरेक्शन पहले F का था वो डायरेक्शन ठीक उसका अपोजिट हो चुका है। आप अगर
वेक्टर F21 के साथ भी काम करते हैं तो भी आपको इससे पहले वाले डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन ही मिलता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही